जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं सिमरन आप सभी के साथ आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट के बुक के आधुनिक इतिहास का पार्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं हम लूसेंट की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमारी काफी वीडियोस आ चुकी हैं। अब हम आगे की नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे गवर्नर, जितने भी हमारे जनरल गवर्नर है हम उन्हें पढ़ रहे थे। अब उसमें कुछ जो गवर्नर हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। हम बात करते हैं सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग की। और कैनिंग का कार्यकाल क्या था? 1856 से लेकर के और 1862 इसका कार्यकाल था। और जो आपका लॉर्ड कैनिंग है यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यह भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग था। और ये भारत में जो कंपनी थी उसके द्वारा नियुक्त एक अंतिम गवर्नर जनरल भी था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछे अंतिम गवर्नर जनरल तो भी क्या था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो भी लॉर्ड कैनिंग आएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। और इसी ही विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। और इस घटना के बाद जो अंग्रेज हैं वो हिंदुओं पे उनका विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया था और उन्होंने काफी बदलाव कर दिए थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही ये 1857 की क्रांति हुई, कंपनी थी जो उसका प्रशासन है उसे फेल माना जा रहा था, इसलिए जो सीधा ब्रिटिश सरकार थी उसी को ही सारा क्या दे दिया था? भार सौंप दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय के अधिनियम को बनाया गया और जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। तो जो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, कहाँ पे एक एक न्यायालय की स्थापना यहाँ पे की और किसे समाप्त कर दिया? एक तो पुरानी सुप्रीम कोर्ट को और एक सदर अदालतें जो बनाई थी उनको समाप्त कर दिया गया। और किसके समय में किया था ये सब? कैनिंग के समय में 1861 में। ओके, क्या बनाया था? कौन सा अधिनियम बनाया था? तो उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया था। आगे आपको एक नोट दिया गया है कि 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की क्या की गई? स्थापना की गई और जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1866 में की गई थी। कहां पे की गई थी? आगरा में की गई थी। तो यह 1875 में कहा स्थानांतरित हो गया था? तो ये इलाहाबाद में स्थानांतरित हो गया था। इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका जो ईयर इसमें दिया हुआ है, स्थान दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह जो है वह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो अगर जो पहला विवाह पूछा जाए कि पहला कानूनी जो विधवा विवाह है ये कहाँ पे हुआ? तो ये कलकत्ता में हुआ था। और कौन सी डेट को हुआ था? तो 7 दिसंबर 1856 में ये हुआ था। और किसकी प्रेरणा से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा के और देखरेख में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये भी किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। ठीक है, जो कैग को हम पढ़ते हैं ना, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे पहले किस नाम से जानते थे? तो महालेखा परीक्षक। और ये पद जो सृजित किया गया था ये किसके काल में? कैनिंग के काल में किया गया था। और 1857 ईस्वी में यह पद सृजित किया गया था जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कैग के नाम से जानते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो जो मुगल सम्राट का पद था इसे कम समाप्त किया और किस अधिनियम से? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया। मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया और 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता भी क्या की गई थी? लागू की गई थी। तो ये सारे जितने भी काम हुए थे ये किसके काल में हुए थे? तो कैनिंग के काल में हुए थे। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की जो नीति है उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और ये चलाई किसने थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। और इसे समाप्त किसने कर दिया? तो कैनिंग ने इसे समाप्त कर दिया। बात करते हैं कि 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली क्या की गई? लागू की गई। ओके,
बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन की, तो इसका जो कार्यकाल 1862 से 1863 ईस्वी रहा। इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया और 1863 ईस्वी में धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है, इसकी वहां पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वहाबी आंदोलन क्या है कि इसमें क्या है, मुस्लिम जो संस्कृति थी उसको पाश्चात्य संस्कृति का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था उससे सुरक्षित करना इसका मेन मकसद था, और कुरान और जो हदीस है इसका सख्ती से पालन करना इनका मेन उद्देश्य था। और जो पैगंबर के समय में मौजूद जो वास्तविक इस्लामिक धर्म था उसे वापस लाना, लागू करना इसका मेन मकसद था वहाबी आंदोलन का। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड लॉरेंस की, तो 1864 से और 1869 ईस्वी में इसका कार्यकाल रहा। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर क्या किया, आक्रमण कर दिया था। तो किसने कर दिया था, भूटान ने किया था, किस पे, ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी अहस्तक्षेप की नीति, तो लॉर्ड लॉरेंस ने, और जिसे हम शानदार निष्क्रियता के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, जो अहस्तक्षेप की नीति है इसी को हम जानते हैं शानदार अनिष्क्रियता के नाम से। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। और ये किसके समय में पड़ा था, तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन भी किया था। किसने, लॉर्ड लॉरेंस ने। सन 1865 में इसके द्वारा ही भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। तो जो प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा है कि किसके समय में शुरू की गई थी, तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में। आगे बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं लॉर्ड मेयो की। 1869 से 1872 ईस्वी में इसका कार्यकाल रहा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की क्या की थी, स्थापना की थी। तो जो मेयो कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी, लॉर्ड मेयो ने की थी, अजमेर में की थी और 1872 में की थी। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जो जनगणना हुई थी ना 1872 ईस्वी में, यह भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। बात करते हैं कि एक अफगान शेर था अली अफरीदी। इसने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर नामक स्थान में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। किसकी, लॉर्ड मेयो की। तो अगर पूछता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी, तो एक अफगान शेर था, उसका नाम था अली अफरीदी। तो इसने हत्या कर दी थी 8 फरवरी 1872 में चाकू मार करके। और कहां पे की थी, तो पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है आपके पास में लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो 1872 से 1876 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। और इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। तो बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में पड़ा था। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत करके कहां भेज दिया था, तो इसे मद्रास भेज दिया था, यानी इसे पद से हटा दिया था। किसको हटा दिया था, तो बड़ौदा के जो मल्हार राव गायकवाड़ है इन्हें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया इनके ऊपर और इन्हें पद से हटा करके मद्रास ट्रांसफर कर दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का यह घोषणा है कि क्या घोषणा थी इसकी, कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं उनको बंद करना। तो ये कथन अगर पूछ ले तो नॉर्थब्रुक का ये कथन है। पंजाब का जो प्रसिद्ध कूका आंदोलन है वो इसी के समय में हुआ था। दोस्तों ये कूका आंदोलन क्या था, तो देखिए कूका बोलते थे जो नामप्रद जो संप्रदाय था पंजाब में, जो सिखों का नामप्रद संप्रदाय था, तो उसके जो लोग थे उनको कूका कहते थे, ठीक है। और जो ये कूके थे इन्होंने आंदोलन किया था, किसके लिए किया था, कि ये क्या करते थे, जो अंग्रेज थे इन्होंने गायों की जो हत्या थी उसको बढ़ावा दिया था। तो उसी के विद्रोह में कूका आंदोलन चला था पंजाब में सिखों के द्वारा, जो नामप्रद संप्रदाय था उसके लोगों ने इसे किया था। और जो ये कूके थे इनकी संख्या कितनी थी, ये 7 लाख कूके थे। बट ये हुआ क्या था दोस्तों, कि इन्होंने अधूरी तैयारी के साथ ये आंदोलन और ये विद्रोह जो है ये चलाया था, इसलिए ये फेल हो गए थे बुरी तरह से और इनका क्या हो गया था, दमन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। यानी इनकी तैयारी पूरी नहीं थी। तो कूका आंदोलन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में क्या हो गई थी, वृद्धि हुई थी। तो जो स्वेज नहर खुली थी ना वो किसके काल में हुई थी, तो नॉर्थब्रुक के काल में ही यह हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड लिटन की, और जो इसका कार्यकाल है 1876 से 1880 ईस्वी रहा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। तो कौन था साहित्यकार, निबंध लेखक, उपन्यासकार, तो लॉर्ड लिटन। साहित्याकाश में इसे ओवर मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। मतलब इसे साहित्याकाश में किस नाम से जानते थे, ओवर मेरिडिथ के नाम से इसे जानते थे।
इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत आदि में क्या हुआ था, भयंकर अकाल पड़ा था। और लिटन ने ही रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की क्या की थी, नियुक्ति की थी। इसने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग की क्या की थी, नियुक्ति की थी 1878 में, तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। 1 जनवरी 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो ये किसके काल में किया गया था, तो ये आपके लिटन के ही काल में यह किया गया था। जो महारानी विक्टोरिया थी, इसको कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली में क्या किया था, दरबार सजाया था और उसका आयोजन किया था। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये पूछा जाता है दोस्तों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, ये अधिनियम कब पारित हुआ था, तो मार्च 1878 में, और ये लिटन के काल में ही हुआ था। जो भी भारतीय समाचार पत्र थे उनके लिए अधिनियम हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध इन्होंने लगा दिए थे। विशेष करके राष्ट्रवादी जो समाचार पत्र थे, सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए जाना जाता है। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी भी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इनके लिए आपत्तिजनक चीजें क्या हो सकती हैं। तो इनके खिलाफ अगर कोई बोल जाता, कोई सच भी बोल देता ना इनके खिलाफ में, तो बस वो एक आपत्तिजनक चीज बन जाती और इसीलिए प्रिंटिंग प्रेस को यह क्या कर देते थे, जब्त कर लेते थे या फिर मशीनों को तोड़ देते थे। तो लोग खुल करके प्रेस में इनके बारे में नहीं लिख पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नोट की। नोट दिया है आपको कि पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का क्या किया था, समर्थन किया था। तो कौन सा वो अखबार था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था, तो वह था पायनियर अखबार। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ और जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया। मतलब कोई भी शस्त्र ऐसे नहीं रख सकता था, क्योंकि ये हिंदुओं ने जो विद्रोह कर दिया था ना, तो उसकी वजह से ये बहुत डर गए थे और फिर बाद में इन्होंने तरह तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे दोस्तों। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु थी उसे 21 से घटाकर कितनी कर दी थी, इसे 19 कर दी थी। किसने की थी, ये लिटन ने ही की थी। आपको एक नोट दिया गया है कि 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा को घटा करके 22 वर्ष और 1866 में इसको घटा करके 21 वर्ष कर दिया गया था। ओके, और लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की क्या की गई थी, स्थापना की थी। मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है आपकी, उसकी अलीगढ़ में जो स्थापना की गई है ये लिटन के द्वारा ही की गई थी, जिसे पहले हम किस नाम से जानते थे, मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय के नाम से जानते थे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड रिपन की, और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से और 1884 यानी 4 साल ये रहा। इंपोर्टेंट है ये भी। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसको समाप्त किसने किया था, तो रिपन ने, और लगाया किसने था, लिटन ने। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। और इसने सिविल सेवा में प्रवेश की जो अधिकतम आयु सीमा है उसे 19 से बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 21 वर्ष कर दी। यानी लिटन ने तो क्या किया, उस आयु को घटा दिया और रिपन ने क्या कर दिया, इस आयु को बढ़ा दिया। तो ये क्वेश्चन वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। ये भी बहुत पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड रिपन ने की थी। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया था और जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे। ओके, तो ये कब किया था, 18 मई 1882 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इसने की थी। ठीक है, इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम सबसे पहले नियमित जनगणना करवाई गई थी। देखिए, एक तो हमने पढ़ा था लॉर्ड मेयो, ठीक है, उसके में तो 1872 में क्या किया था, सबसे पहले जनगणना करवाई गई थी, पर वो अनियमित थी। बट नियमित रूप से जो करवाई गई थी वो 1881 में करवाई थी, और किसके काल में, रिपन के काल में।
तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताने को नहीं जोड़ा गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन में अब कुछ भी पूछा जाता है दोस्तों, तो एक एक लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट आपको एक नोट दिया गया है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई, परंतु इससे भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी ये। फिर रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था। तो प्रथम कारखाना अधिनियम कौन लाया था? तो ये रिपन लाया था। और इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध इसने लगा दिया था। तो किसने लगाया था? रिपन ने लगाया था। और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंध कर दिया। किसने किया था ये? तो ये प्रथम कारखाना अधिनियम जो लागू किया था, ये आपके लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यह एक्ट चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। मतलब जो चाय, कॉफी और नील की खेती थी ना, वहां पे ये काम कर सकते थे। मतलब क्योंकि चाय, कॉफी और नील का काम तो ज्यादातर अंग्रेजी करते थे, तो इसलिए अपने लिए तो इन्होंने लागू कर रखा था, और वैसे इन्होंने बंद कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। मतलब विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसने एक आयोग गठन किया शैक्षिक सुधारों के लिए, जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि भारत में प्रथम शिक्षा आयोग किसके काल में आया था? तो यह लॉर्ड रिपन के काल में आया था। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। तो कौन सी शिक्षा पर बल दिया गया था? तो व्यावसायिक जो शिक्षा होती है उस पर इसमें बल दिया गया था। 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विद्रोह भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। अगर पूछा जाए कि इल्बर्ट जो विधेयक है वह प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था? 2 फरवरी 1883 में। और किसके काल में हुआ था? तो यह भी रिपन के काल में हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। जो इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, इसके विरोध में जो अंग्रेजों के द्वारा विरोध विद्रोह किया गया था, तो वे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। तो भारत के उद्धारक इसे कहा गया है, तो रिपन को कहा गया है। और ये किसने कहा है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे ऐसा बोला है। क्या बोला है? भारत का उद्धारक। बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। डफरिन भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो डफरिन है 1884 से और 1888 ईस्वी, इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और जो 1885 से 88 तक चला था। अगर पूछता है आपसे कि बर्मा जो है वह किसके काल में अंग्रेजी राज्य में मिल गया था, तो यह हुआ था लॉर्ड डफरिन के काल में। ओके, इस ही समय बंगाल टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी जो एक्ट था ये पारित हुआ था, और ये डफरिन के काल में ही पारित हुआ था। कौन कौन सा? एक तो आपका अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट और बंगाल टेनेंसी एक्ट। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। और किसके नेतृत्व में की थी? तो ये ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में बंबई में ये हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसकी डेट क्या है? 28 दिसंबर 1885। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन की। तो 1888 से और 1894 ईस्वी में इसका कार्यकाल था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, जो डूरंड रेखा हम जानते हैं ना, इसका निर्धारण जो है इसी के समय में हुआ था। तो किसके समय में हुआ था? तो लैंसडाउन के समय में ही जो डूरंड रेखा है इसका क्या हुआ था? निर्धारण हुआ था। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। और ये किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की। और इसका जो कार्यकाल था 1894 से लेकर 1899 ईस्वी रहा। भारत को तलवार के बल पर विदित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी की जाएगी। और ये कथन किसका था? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन था। हो सकता है दोस्तों ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य
उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में क्या पड़ा था? भयंकर अकाल पड़ा था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब पढ़ते हैं हम लॉर्ड कर्जन को, और इसका जो कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी रहा था। कौन? लॉर्ड कर्जन। तो ये भी आपका इंपोर्टेंट है। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। किसको घोषित कर दिया था? तो जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा थी उसको भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। भारत की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन के द्वारा स्थापित जो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम बनाया। तो इसने किसके आघात करते हुए बनाया था? तो जो रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव डाली थी, ये उस पर आघात कर रहा था। कौन सा? कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम। और 1899 में ये इसने बनाया था। और किसने बनाया था? लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग और 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग तथा सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और ये किसके काल में हुई थी? तो ये भी कर्जन के काल में हुई थी। तो आप ध्यान रख लेना, सन 1901 में तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, जो कि 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की इसने स्थापना की थी। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। किसके काल में? कर्जन के काल में। इसने सर एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में कॉलेज की क्या की गई थी? एक स्थापना की गई थी। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया था। तो पहली बार जो ऐतिहासिक इमारतें थी इनकी सुरक्षा और मरम्मत पर ध्यान देने वाला कौन था? कर्जन था। ओके, और एक अधिनियम इसने पारित किया था, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जाता है आपका कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो कर्जन ने की थी। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया और जिसके द्वारा सहकारी समितियों की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसने किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की थी। मतलब जो ये सहकारी समिति की स्थापना की गई थी, इसमें किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की क्या थी? व्यवस्था थी दोस्तों। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए थे, यानी लॉर्ड कर्जन जो है आपका, इसने कृषि बैंक खुलवाए थे। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की क्या की थी? नियुक्ति भी की थी। इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था भी खोली गई थी। किसके काल में? कर्जन के काल में। कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की क्या की थी? इसने स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को क्या किया था? इन्होंने बढ़ाया था। ओके, और इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी निर्माण हुआ था। तो जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, इसका निर्माण हुआ था किसके कार्यकाल में? तो कर्जन के कार्यकाल में। कर्जन के भारत विरोधी जो कार्य है वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। देखिए 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई थी। कहां पे की थी? ये शिमला में घोषणा की थी और इसका प्रारूप है वो प्रकाशित किया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बंगाल को दो प्रांतों में इसने बांट दिया, एक तो पूर्वी बंगाल और असम प्रांत वाला हिस्सा और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का जो हेडक्वार्टर था इसने ढाका को बनाया और जो पूर्वी बंगाल है ले गवर्नर ब्लूमफिल्ड फुलर को पश्चिमी बंगाल का और ले गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया। मतलब जो पश्चिमी बंगाल का तो लेफ्टिनेंट किसको बनाया था? तो गवर्नर बनाया था। मतलब पश्चिमी बंगाल का जो गवर्नर है वो तो एंड्रयू फ्रेजर को बनाया इसने और जो पूर्वी बंगाल का गवर्नर है ब्लूमफिल्ड फुलर को बनाया। ओके,
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति जो किचनर है उससे मतभेद हो गया और जिसमें भारत सचिव ने किचनर पर पक्ष लिया था और इससे असंतुष्ट होकर के अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र दे दिया था। तो जो लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र कब दे दिया था? अगस्त 1905 में दे दिया था। बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। इसका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी रहा। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा। कहाँ की गई थी? तो ढाका में की गई थी। और कब? 1906 ईस्वी में। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के शासनकाल में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच में क्या हुई थी? बैठक हुई थी। ये किसके काल में हुआ है सब कुछ? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में। समाचार पत्र अधिनियम यानी जो प्रेस एक्ट है 1908 में पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी एवं 6 वर्ष की जो सजा हुई थी ये किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुई थी। और बाल गंगाधर तिलक है इनको राजद्रोह के आरोप में कब सजा हुई थी? तो 22 जुलाई 1908 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी और 6 वर्ष की इनको क्या मिली थी? सजा मिली थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। तो एपी सिन्हा की क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। और किसके काल में? मिंटो के काल में ही किया गया था। मार्ले यहाँ पे सचिव था और मिंटो क्या था? गवर्नर जनरल था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चार्टर तो आपके सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी एक्ट पारित हुए थे। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1909 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था? तो मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो 1910 से 1916 ईस्वी का कार्यकाल रहा। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। तो जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन का राजा था ये किसके काल में आया था? तो लॉर्ड हार्डिंग तृतीय के काल में आया था। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। ये डेट इंपोर्टेंट है, 12 दिसंबर 1911। इसमें भव्य दरबार का आयोजन किया गया और यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन के काल में हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किसमें हुई? दिल्ली जो दरबार सजा था जब ये जॉर्ज पंचम आया था 12 दिसंबर 1911 को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से कहां ट्रांसफर कर दी? दिल्ली ट्रांसफर कर दी थी। कब कर दी थी ये? तो 12 दिसंबर 1911 को। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की क्या बन गई थी? राजधानी बनी थी। ओके, इस ही के समय गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के क्या थे? ये पॉलिटिकल गुरु थे। इन्होंने 1910 और 1911 में अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के विधेयक को प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 11 में अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था। ओके, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया और इसके लिए अनुशीलन जो समिति थी वह उत्तरदायी थी। देखिए, अनुशीलन जो समिति थी यह एक गुप्त समिति थी जो अंग्रेजों के विरोध में बनाई गई और ये गुप्त चिंतन मनन के लिए बनाई गई थी अंग्रेजों के विरोध में। ठीक है, हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज मेला और वसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी भी दे दी गई थी और 2 को 7 वर्ष की सजा दी गई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। सरकारी गवाह कौन बना था? दीनानाथ। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला रास बिहारी बोस जो कि जापान भाग गए थे। ये इंपोर्टेंट है ये नेम, रास बिहारी बोस जो कि जापान चले गए थे। इसी ही के समय में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो जो ये आपका लॉर्ड हार्डिंग है इसी ही के काल में प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हो गया था। इसी ही के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप प्रकाशन किया था। ये अखबार पत्र थे फ्रेंड्स। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रकाशन करते थे किसका? प्रताप का। और बॉम्बे क्रॉनिकल जो चलाते थे फिरोज शाह मेहता। ठीक है,
1916 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। तो किसे किया गया था कुलाधिपति? तो लॉर्ड हॉर्डिंग को, जो बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसका कुलाधिपति बना दिया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग को। कब? 1916 में। बात करते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड की। 1916 से 1921 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916, मतलब ये पूछा जाता है कि भाई कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916। कांग्रेस का एकीकरण हुआ इसमें और मुस्लिम लीग के साथ में समझौता हुआ था। तो मुस्लिम लीग के साथ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और किसके काल में? चैम्सफोर्ड के काल में। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर एक सैडलर आयोग का गठन भी किया गया था। तो सैडलर आयोग का गठन भी चैम्सफोर्ड के काल में हुआ था। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो जो 20 अगस्त 1917 में जो भी सुधारों की घोषणा थी, इसको मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा ही की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस ही के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। किसके काल में? चैम्सफोर्ड के काल में। इसी ही के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में हत्याकांड हुआ था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसी ही के काल में हुआ था। किसके काल में? चैम्सफोर्ड के काल में। और ये डेट भी इंपॉर्टेंट है आपकी कि 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। और इसमें बहुत सारे लोग यानी लाखों लोगों को क्या कर दिया गया था? गोलियों से भून दिया गया था दोस्तों, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम जानते हैं इसको। और खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। किसके समय में? इसी चैम्सफोर्ड के समय में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तृतीय अफगान युद्ध इसी ही के समय पे हुआ था। और अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ राय, MN रॉय के नाम से इन्हें जानते हैं, इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का क्या किया था? गठन किया था। तो किसके काल में किया था ताशकंद समूह का गठन? तो चैम्सफोर्ड के काल में। नेक्स्ट आता है आपके पास में लॉर्ड रीडिंग, और इसका जो कार्यकाल है 1921 से 1926 ईस्वी तक रहा। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। और इसके काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की थी। किसने की थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने यात्रा की थी। कब? नवंबर 1921 में। और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 5 फरवरी 1922 को घटी चोरी चोरा कांड, जो कि कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो जिला है वहां पे हुआ था। और इसमें गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों चोरी चोरा जो कांड हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें जो पुलिस थाना था उसको आग लगा दी थी सामान्य लोगों ने विद्रोह के चलते। जो विद्रोही थे, जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, उन्होंने क्या कर दिया था? चोरी चोरा कांड में आग लगा दी थी पुलिस स्टेशन को। और ये घटना कहाँ पे हुई थी? तो गोरखपुर जिले में हुई थी। लेकिन जो गांधी जी थे वो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए इन्होंने जो असहयोग आंदोलन था इसे वापस ले लिया था। फ्रेंड्स, भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षाओं की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा की क्या हुई थी? शुरुआत हो गई थी। किसके काल में हुई है ये शुरुआत? तो ये शुरुआत हुई है आपके रीडिंग के काल में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की, जो 1922 में कार्य करना यहाँ पर प्रारंभ किया। वर्तमान में यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ये विश्वविद्यालय था विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसे वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, और यह इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत की थी। ये इंपॉर्टेंट है। कब की थी? 1923 में। 1923 ईस्वी में चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। किसको मिला था? तो स्वराज पार्टी को। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और किसके काल में हुई थी? ये भी रीडिंग के काल में। नेक्स्ट आता है आपके पास में लॉर्ड इरविन की बात करें, 1926 से 1931 इसका कार्यकाल रहा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई आया था। कौन आया था? साइमन कमीशन जो है ये कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा
दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 को बम फेंका गया था। देखिए, लाला लाजपत राय ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया था और इसमें विरोध किस लिए हुआ था कि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी क्या थे, अंग्रेज थे। ओके, इसलिए लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था और उन पर लाठीचार्ज हो गई थी और उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बदले जो भी चरमपंथी थे इन्होंने क्या किया, असेंबली हॉल में 1929 को बम फेंक दिया था। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल की शुरुआत की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसके, जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। और ये किसके काल में हो रही है घटना, तो इरविन के काल में हो रही है। तो जतिन दास की भूख हड़ताल से मृत्यु कब हुई थी, 13 सितंबर 1929 को। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारण किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। दोस्तों, जो नेहरू जी थे इन्होंने क्या किया था, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। वहां पर इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य तय किया और तय किया कि 26 जनवरी 1930 को हम भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र करा लेंगे। ठीक है, इसीलिए तो आपका 26 जनवरी जो डेट है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। और इसकी स्टोरी है कि भाई 26 जनवरी जो हम बनाते हैं इसकी डेट 26 जनवरी ही क्यों रखी गई थी, वो इसी ही की वजह से रखी गई थी। ओके, यह भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था। इसके दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। और 25 जनवरी 1931 को वायसराय जो इरविन था बिना कोई शर्त उन्हें रिहा भी कर दिया था। किसको रिहा कर दिया था, तो महात्मा गांधी को रिहा कर दिया था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें से प्रथम जो हुआ था ये लंदन में कब हुआ था, तो 1930 में। और अगर पूरी डेट की बात करें तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 4 मार्च 1931 को हुआ था। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या किया गया था, स्थगित किया गया था। यानी इस समझौते में तय हुआ था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दोगे, समाप्त कर दोगे और जो गोलमेज सम्मेलन है उसको क्या करोगे, आप अटेंड करोगे। नेक्स्ट नोट दिया गया है आपको कि वायसराय भवन वर्तमान में जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं उसमें रहने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो लॉर्ड इरविन ही था। और इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे। मतलब जो ये भवन था कितने सालों में तैयार हुआ था, तो 17 सालों में तैयार हुआ था। और 1931 में इसका क्या किया गया था, उद्घाटन भी हुआ था। और इस भवन का अगर वास्तुकार पूछे तो सर एडविन लुटियंस जो है इसका वास्तुकार था। किसका, तो वायसराय भवन या राष्ट्रपति भवन का। और हर्बर्ट बेकर थे। ये क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन की। और वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 ईस्वी रहा। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से और 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। और शुरू कब हुआ था ये लंदन में, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक ये चला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। किसके काल में, वेलिंगटन के काल में। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। किसने किया था, गांधी जी ने। यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए दोस्तों, जो गांधी जी थे इन्होंने ओनली द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही अटेंड किया था। मतलब 3 टोटल गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें से दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये गांधी जी ने अटेंड किया था। और ये एकमात्र ही था गोलमेज सम्मेलन जो गांधी जी ने अटेंड किया था। और उसके बाद में जब ये गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ तो इसके बाद में गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की और इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ किया। अंत में एक समझौता जिसे प्राय पूना समझौता के नाम से हम जानते हैं किया गया, जिसमें दलित वर्ग के लिए साधारण वर्गों की तरह ही सीट का आरक्षण दिया गया। और जो ये पूना समझौता हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंबेडकर और गांधी जी के बीच में यह हुआ था। मतलब ये जो अंग्रेज थे हमारे भारत को
तरह तरह के हिस्सों में बांट रहे थे। सांप्रदायिक पंचायत इन्होंने घोषणा की थी, किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। पहले तो मुस्लिम संप्रदाय को अलग से वोटिंग सिस्टम चलाया था, फिर ये दलितों को भी अलग से कर रहे थे, यानी कि ये भारत को बांटना चाह रहे थे। तो 16 अगस्त 1932 की ये डेट इंपोर्टेंट है। और पूना जो समझौता हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पूना जो समझौता है कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 17 नवंबर से और 24 दिसंबर 1932 में लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। मतलब जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है कब हुआ था? 17 नवंबर से चला यह और 24 दिसंबर 1932 तक यह सम्मेलन लंदन में चला था। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, मतलब कांग्रेस ने ओनली द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। जो बिहार है इसमें कब आया था भूकंप? 1934 में भयंकर भूकंप आया था। याद रखना दोस्तों, जो डॉक्टर अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था और इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की क्या की थी? शुरुआत की थी। किसने? भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? तो जो बंबई अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1915 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की। और इसका कार्यकाल 1936 से 1943 ईस्वी रहा और इसके समय में पहली बार चुनाव करवाए गए थे। किसके काल में? लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, इसमें बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत जो यूपी वाला हिस्सा है ना उसको कहते थे, एक मध्य प्रांत, उड़ीसा और जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था और असम था, इन 8 राज्यों में अपनी जगह जो है इन्होंने बनाई थी और अपनी सरकारें बना करके प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो कहां पे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो एक तो बंगाल में, असम में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, पंजाब में और सिंध में इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे ही भारत को भी युद्ध में झोंक दिया था। मतलब भारत से पूछा भी नहीं, मतलब भारतों से कोई राय मशवरा नहीं किया और द्वितीय विश्व युद्ध में इन्हें झोंक दिया था। कब किया था यह? तो 1 सितंबर 1939 को। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया कि ना कोई भाई ना कोई पाई और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया था। किसने? कांग्रेस ने। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। किसके नाम से बनाई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी और इस प्रस्ताव का जो प्रारूप है वह सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था। खली कुजम्मा ने इसका क्या किया था? समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था इन्होंने? पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। 1943 में बंगाल में भी भयानक क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड वेवेल की और इसका कार्यकाल है 1944 से 1947 ईस्वी। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे थे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले
सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में लेबर पार्टी की सरकार द्वारा प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना तय हुआ और दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेसों को पर्याप्त बहुमत मिला था। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले थे और मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली थी। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला और पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनिलिस्ट जो पार्टी थी इसकी साझा सरकार बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे, एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैट्रिक लॉरेंस था और एबी अलेक्जेंडर था, एक नेवी सैनिक था वहां का। फिर 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी का था, इसने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मार्च 1947 से और जून 1948 तक इसका कार्यकाल रहा। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारत का विभाजन शामिल था। यानी जो माउंटबेटन योजना है कब घोषित हुई थी, 3 जून 1947 को। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को क्या मिली थी, स्वीकृति मिली थी। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा कर दी गई थी और 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे। ओके, तो हमारे जो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ था, ये लॉर्ड माउंटबेटन हुआ था। स्वतंत्रता प्रेमियों के द्वारा लड़े गए विद्रोहों के कारण हमारे भारत देश को क्या मिल गई थी, आजादी मिल गई थी। नोट दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए थे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट आपको अगली सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देवे दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।